हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2024 के जेईई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट के फिजिक्स पेपर को एंड शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए का पहला सवाल है, द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज दैट ऑफ अ फोटोन if velocity of electron is 25% of the velocity of light, then the ratio of kinetic energy of electron and kinetic energy of photon will be। चलिए सॉल्व करते हैं। मैं सवाल आपको समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के जो डी ब्रोई वेवलेंथ की वैल्यू है वही वेवलेंथ फोटोन की भी है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड का 25% है तब उस केस में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एंड फोटोन के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा हमें बताना है। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहली बात तो यहां पर हमको बोला है कि इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोई वेवलेंथ की वैल्यू है वो फोटोन के वेवलेंथ के साथ इक्वल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोई वेवलेंथ की, है ना। तो चलिए, तो डी ब्रोई वेवलेंथ तो निकालने का फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की मदद से हम डी ब्रोई वेवलेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जहां पर एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, पी होता है मोमेंटम एंड लेमडा हमारे डी ब्रोई वेवलेंथ की वैल्यू होती है। तब ये जो डी ब्रोई वेवलेंथ है जितने इलेक्ट्रॉन की है ठीक उतनी ही एक फोटोन की भी है। ठीक, तो यहां तक की तो बातें एकदम क्लियर है। और ये हो गया हमारा डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो लाइट की स्पीड का 25%। इसका क्या मतलब है? द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमें कहा गया है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी इंटू वी। परफेक्ट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी की जगह में मैं लिख सकता हूं मोमेंटम पी एंड वी की जगह में वी रहने दिया जाए। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू हाफ। तो क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाउ इस इक्वेशन से, ये जो पहली इक्वेशन है उस इक्वेशन से आप ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। तो मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। परफेक्ट। एंड v की वैल्यू हमको कितनी बोली गई है इलेक्ट्रॉन की? दैट इक्वल्स टू c/4 एंड दिस इज कमिंग टू बी 1/8 इंटू hc by lambda of electron. Let us call it equation number 1. इस तरह से हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मिल चुकी है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें तो जो फोटोन की एनर्जी होती है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। एक फोटोन की एनर्जी हम अच्छे से जानते हैं, वो होती है एच सी अपॉन लेमडा। एच न्यू, जिसको हम एच सी बाय लेमडा भी लिख सकते हैं। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ होती है। तो जो एक फोटोन की एनर्जी होती है एक्चुअली वो एनर्जी उसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होती है एंड दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। परफेक्ट। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। और यहां पर जो लेमडा होगा ये फोटोन की वेवलेंथ की वैल्यू होगी। और हमको बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन का रेशियो बताओ। तब उस हिसाब से हमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना चाहिए, मुझे आंसर मिल जाएगा। सो अगर मैं डिवाइड करूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है। तो आरएचएस में मिलने वाला है मुझे 1/8 hc बाय लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, एंड आरएचएस के डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? hc बाय लेमडा ऑफ फोटोन। परफेक्ट। लेकिन हमें क्या बोला गया था कि जो डी ब्रोई वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है वही डी ब्रोई वेवलेंथ किसकी है? फोटोन की है। और इसीलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूं दैट लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द लेमडा ऑफ फोटोन। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर
न्यूमिनेटर से एच सी बाय लेमडा ई एंड डिनोमिनेटर से एच सी बाय लेमडा पी आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली देखिए हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास बचने वाला है 1/8 जो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा और इसीलिए ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स of same mass are in the ratio 3:4, then in order to have constant centripetal force their velocities will be in the ratio of। चलिए मैं समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास सेम है और उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रेशियो है वो 3:4 है, बट हम चाहते हैं कि दोनों के पास सेम सेंट्रीपिटल फोर्स हो, तब उस केस में उनकी वेलोसिटीज का क्या रेशियो होना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं समझाता हूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है mv²/r। दिस इज द फॉर्मूला। तब यहां पर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं एंड दोनों पार्टिकल्स को सेम सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर मिल रही है, तब उस केस में मैं लिख सकता हूं दोनों पार्टिकल्स के लिए दैट m1 v1² must be equal to m2 v2² बट यहां पर साफ साफ बोला गया है कि जो मासेस हैं दोनों के क्या हैं, दोनों के मासेस सेम हैं और इसीलिए m1 एंड m2 आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। इस इक्वेशन को मैं आगे और क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं v1² v2² will be equal to r1/r2 implies that। अगर मैं आपसे पूछूं v1/v2 कितना होगा, इट विल बी √r1/r2। नाउ r1/r2 की वैल्यू तो मुझे 3:4 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं 3/4 लिख सकता हूं जो हो जाएगा हमारा √3/2 और √3:2। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर √3:2 ऑप्शन 3 सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट ए टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बी बाय अ लीनियर प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम बी टू सी बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस। द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी वुड बी। चलिए मैं आपको समझाता हूं सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसको सबसे पहले स्टेट ए से लेकर के स्टेट बी तक लिया गया बाय अ लीनियर प्रोसेस जो कि फिगर में दिख रहा है। उसके बाद इसके वॉल्यूम को फिर से रिड्यूस किया गया टू द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम बी टू सी। तो फिर बी से लेकर के सी तक उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज करके उतनी वॉल्यूम दी गई जितनी पहले थी। मतलब स्टेट ए में रहने वाली वॉल्यूम जो है स्टेट सी की भी एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम है। और बी से लेकर के सी तक अगर आप देखेंगे तो प्रेशर की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आ रहा और इसीलिए ये जो प्रोसेस होगा कौन सा प्रोसेस होगा, हमारा आइसोबारिक प्रोसेस होगा। हमारी जो वाई एक्सिस है इस वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर को शो किया गया है एंड एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम को शो किया गया है। तो बी से लेकर के सी तक किसी भी तरह से प्रेशर में बदलाव नहीं आ रहा और इसीलिए कौन सा प्रोसेस हो गया, एक आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। नाउ अगर मैं बात करूं तो ए पे जितनी भी वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम सी पे भी होगी। मतलब सी से लेकर के ए तक की अगर मैं बात करूं तो सी से लेकर के ए तक का जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ रहा। तब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि सी से लेकर के ए तक कितना वर्क होगा, देन द आंसर मस्ट बी 0। कभी भी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क तभी हो सकता है जब सिस्टम के वॉल्यूम में बदलाव आए। वॉल्यूम या तो बढ़ना चाहिए या तो फिर कम होना चाहिए अगर हम वर्क वहां पर परफॉर्म होता हुआ देखना चाहते हैं तो। लेकिन सी से लेकर के ए तक कोई वर्क नहीं हो सकता क्योंकि सी से लेकर के ए तक किसी भी तरह से वॉल्यूम में कोई बदलाव आया ही नहीं है। तब हमको बोला है कि टोटल वर्क डन कितना होगा बाय द गैस फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। तो हमको बताना है ए से लेके बी एंड बी से लेके सी तक टोटल वर्क कितना होगा। तो यहां पर मैं एक बात कह सकता हूं कि इस अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, अगर मैं वापस से सी से लेकर के ए तक की बात करूं तो सी से लेकर के ए तक
जहां तक वर्क है उसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ऑब्वियस बात है कि अगर यहां पर मैं साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू अगर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूं तो ए से लेकर के बी, बी से लेकर सी तक तो वर्क हुआ होगा, बट सी से लेकर के ए तक तो वैसे भी कोई वर्क नहीं हो रहा। और इसीलिए इस ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा वही एरिया हमारे वर्क की वैल्यू हो जाएगी। किस वर्क की वैल्यू? जो सवाल में पूछा गया है। ए से लेकर के बी तक वर्क हुआ है, बी से लेकर के सी तक भी वर्क हुआ है, सी से लेकर ए तक कोई वर्क नहीं हुआ। और इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए का वर्क प्रोसेस ए टू बी एंड बी टू सी के वर्क के एग्जैक्टली सेम होगा। एंड अगर कभी भी आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ गिवन हो, अगर आपको दिया हुआ ग्राफ अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में हो, तब उस केस में एरिया अंडर द ग्राफ हमारा वर्क डन होता है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होता है वर्क के बराबर होता है। एंड साइक्लिक प्रोसेस में जो साइकिल का एरिया होता है वही एरिया हमारे वर्क की वैल्यू होती है। और इसीलिए यहां पर इस जो ट्रायंगल का टोटल एरिया आने वाला है वही हमारे वर्क की वैल्यू हो जाएगी। तब मैं एरिया निकालने के लिए यहां पर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पुट कर देता हूं। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू, अब बेस की वैल्यू कितनी हो गई? तो बेस हो गया 3 से लेकर के 7 तक, क्योंकि ये जो लेंथ होगी वो 7 माइनस 3 होगी। 7 माइनस 3 इज 4 इनटू, जहां तक प्रेशर का सवाल है, इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8000 माइनस 4000, दैट इक्वल्स टू हाउ मच? 4000। सो 4 into 4000 becomes 16,000 upon 2 becomes 8,000 जूल is the correct answer। बट इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन थे एग्जाम में वो करेक्ट आंसर से मैच नहीं हो रहे थे, इसके लिए मैंने यहां पे लिख दिया नो मैच। बट इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो 8000 जूल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration covers displacement s1 in first p minus 1 seconds and s2 in first p seconds. All right, the displacement s1 plus s2 will be made in time। ठीक है, मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी रेस्ट से अपने मोशन को चालू की एंड पहले p माइनस 1 सेकेंड में उसने s1 डिस्प्लेसमेंट कवर की एंड पहले p सेकेंड में उसने s2 डिस्प्लेसमेंट कवर की, तब s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट वो कितने समय में कवर करेगी? चलिए मैं समझाता हूं। पहले हम s1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो s1 की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए इसके पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि क्या क्या जानकारियां हैं हमारे पास। हमारे पास जानकारियां हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेस्ट से मोशन चालू हो रहा है। नाउ यहां पर हमें एक्सीलरेशन को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, एक्सीलरेशन हमें गिवन नहीं है, बट इतना मालूम है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। चलिए ये बात अच्छी रही। ठीक, यहां पर हमको फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम गिवन है, सेकेंड पार्ट के लिए भी टाइम गिवन है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है। तो वो कौन सी इक्वेशन है, वो कौन सी इक्वेशन है जिसकी मदद से हम स्पीड जो कि इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे एक्सीलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट को लिंक कर पाएंगे? तो इक्वेशन है x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन की मदद से हम टाइम, एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर सकते हैं। और इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए यही इक्वेशन यूजफुल होगी। उस हिसाब से x की जगह पे लिख दिया s1, u तो 0 है खैर, अब हो गया हाफ a, टाइम की जगह में लिख देता हूं p माइनस 1, स्क्वायर अपनी जगह पर है। तो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। नाउ अब कह रहा है कि पहले p सेकेंड्स में उसने s2 डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो क्योंकि अब बात पहले p सेकेंड की हो रही है मतलब शुरुआत से की जा रही है। एंड अगेन अगर मैं मोशन को शुरुआत से देख रहा हूं तो शुरुआत में वापस से इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बी 0। और इसीलिए मैं लिख सकता हूं s2 के लिए अगेन u 0 है, हो जाएगा हाफ a, टाइम की जगह में p, स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दो। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब मुझे क्या पूछा गया है बताइए? मुझे पूछा गया है कि s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट कवर करने में उसे कितना समय लगेगा। इस टाइम को मैं मान लेता हूं कैपिटल T। नाउ तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? s1 प्लस s2। नाउ
शुरुआत से क्योंकि हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो शुरुआत के लिए अभी भी यू की वैल्यू 0 हो गई, तो ut 0 हो गया, हाफ सेम एक्सीलरेशन a, एंड टाइम की वैल्यू को मैं मान लेता हूं कैपिटल टी, जिसकी वैल्यू मुझे बतानी है। मुझे ये बताना है कि s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट के लिए उसे कितना समय लगेगा, और उस समय को मैंने कैपिटल टी माना हुआ है। तो नाउ s1 की वैल्यू चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन से पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू पी माइनस 1 स्क्वायर प्लस h2 की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन 2 से हाफ ए पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एलएचएस में जो दो टर्म्स हैं उनसे हाफ ए को कॉमन ले सकते हैं, एंड हाफ ए को कॉमन लेकर के हम दोनों साइड से हाफ ए को रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो फाइनली हमारे कैपिटल टी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बस रूट लेने की जरूरत है। तो अगर मैं रूट ले लूं तो देखिए मेरे को क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है p माइनस 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। परफेक्ट, यहां तक तो हमें मिल चुका है। अब एक काम करते हैं, p माइनस 1 को एक्सपांड कर देते हैं, p माइनस 1 के स्क्वायर को एक्सपांड कर देते हैं, हमें आंसर तुरंत मिल जाएगा। सो कैपिटल टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट, तो a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p एंड प्लस पी स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दिया जाए। सो फाइनली कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर विल बिकम 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 हमारा बच गया, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। सो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 सेकेंड। सो ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैंने हर सवाल के आंसर को पहले लिख दिया है, आप ट्राई करेंगे, पहले नहीं बनेगा तब जाकर के आप मेरे सॉल्यूशन को रेफर करिए, वरना पहले आप जरूर ट्राई करें। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारा ऑप्शन 1 आया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन हॉट वाटर। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? एकदम सही आंसर है, सही बात है, एकदम सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब को कोल्ड वाटर में रखें और फिर उसी कैपिलरी ट्यूब को हॉट वाटर में रखें, तब दोनों ही केसेस में अगर देखा जाए तो हॉट वाटर के केस में जो हाइट होगी वो स्मॉल होगी, एंड कोल्ड वाटर में जो कैपिलरी राइज की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, हाई होगी। एकदम सही बात है कि हॉट वाटर के केस में जो कैपिलरी राइज होगा स्मॉलर होगा। ना इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। कैपिलरी राइज के केस में जो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। यहां पर t होता है सरफेस टेंशन, थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, r होती है कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, रो होती है लिक्विड की डेंसिटी, एंड जी होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस फॉर्मूले की मदद से हमको कैपिलरी राइज की वैल्यू मिलती है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, जैसे कि पहले हमारा वाटर कोल्ड था, बाद में हमारे वाटर को हमने हॉट कर दिया है ना, तो क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का बदलाव किया गया है, इस केस में हमारे वाटर की सरफेस टेंशन में बदलाव आएगा। मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूं दैट सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सरफेस टेंशन की वैल्यू टेम्परेचर के बदल जाने से बदल जाती है, टेम्परेचर सरफेस टेंशन की वैल्यू को इफेक्ट करती है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने के दौरान मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ती है, उनके बीच रहने वाला इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक होता है, और इसी कारण से वहां पर सरफेस टेंशन की वैल्यू में कमी आती है। और क्योंकि हॉट वाटर के केस में सरफेस टेंशन T की वैल्यू छोटी होगी, मेरी H की वैल्यू को भी छोटा हो जाना चाहिए, और इसीलिए यहां पर स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। जहां तक थीटा का सवाल है, थीटा की वैल्यू में एप्रिशिएबल बदलाव नहीं आता टेम्परेचर के बदलाव के साथ। एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू होती है टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती, बट सरफेस टेंशन काफी हद तक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के बढ़ जाने से वाटर के सरफेस टेंशन की वैल्यू में कमी आएगी, जिससे हाइट की वैल्यू में भी कमी आएगी। तो स्टेटमेंट 1 तो एकदम परफेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन कोल्ड वाटर। गलत बात कह रहा है,
ये तो स्टेटमेंट वन से एकदम कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है ना, बिल्कुल ऑपोजिट है। जब स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गई तो स्टेटमेंट टू के करेक्ट होने का तो चांस ही नहीं रहा, हो तो गलती हो गई। तो हमको बताना इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बताना कौन सा करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है। सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन 3 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तब इस सवाल में हमें दो लिस्ट गिवन है और हमको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है और बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा जब हम इन दोनों लिस्ट्स को मैच कराने जाएंगे। तो यहां पर हमारा ए कहता है लिस्ट 1 का दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। ये ऑब्वियसली एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ है, तो इसीलिए ए का आंसर ऑप्शन 4 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारी मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है जो मैक्सवेल ने मॉडिफाई की थी। यहां पर आईसी होती है हमारी कंडक्शन करंट एंड एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ऑब्वियसली ए का तो 4th करेक्ट होगा अगर हम मैच करें तो। सेकेंड कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू डी फाई बी बाई डी टी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑब्वियसली हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर ईएमएफ की वैल्यू है एंड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये हमारा फैराडे लॉ है। इसीलिए बी का आंसर ऑप्शन 3 होगा या फिर बी का आंसर 3 होगा। सी कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली इट इज Gauss law of electricity, that is the flux, the electric flux over a closed surface equal to enclosed charge by the surface divided by epsilon naught। and आखिरी जो बच गया the integration of B dot dA, that is the magnetic flux over a closed surface equals to 0, it is nothing but the Gauss law of magnetism। देख लेते हैं क्या आंसर करेक्ट होगा। तो A का 4th होना चाहिए, उसके अलावा बी का 3rd होना चाहिए। तो बी का 3rd ऑप्शन 3 सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ए का यहां पर 4th दिया हुआ है, बी का यहां पर 3 दिया हुआ है, सी का यहां पर 1 दिया हुआ है एंड डी का यहां पर 2 दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 3 सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एक्सप्लोजिव इन हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ मिक्सचर ऑफ 1H2 1H3 and 3 lithium 6 in some condensed form। the chain reaction is given by। तो हमें यहाँ पे chain reactions given है। during the explosion the energy released is approximately, और हमें यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है, हमें मासेस वगैरह की वैल्यूज दी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये न्यूक्लियस चैप्टर से बिलोंग करता है और यहाँ पर हमें बताने की कितनी न्यूक्लियर एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर चेन रिएक्शन के थ्रू। एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले इन दोनों ही चेन रिएक्शंस को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के पीछे का कारण है, कारण ये है कि हमें लिथियम के मास की वैल्यू गिवन है, हमें 1H2 के मास की वैल्यू गिवन है, हमें हीलियम के मास की वैल्यू गिवन है ना। एंड हमें यहां पर क्या नहीं मालूम, हमें यहां पर 1H3 के मास की वैल्यू नहीं मालूम। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो LHS के एडिशन होने के दौरान एंड RHS का RHS के साथ एडिशन होने के दौरान 1H3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और इससे हमको जो डेटा गिवन है उस डेटा के फॉर्म में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी। तो चलिए कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने से कौन कौन कैंसिल हो जाएंगे, तो 1H3 कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं 3 lithium 6 plus 1H2 is giving us 2 helium 4 plus again 2 helium 4। मतलब हमें 2 हीलियम के न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 lithium 6 plus 1H2 is giving us 2 helium 4। और हमें बताना है कि इस दौरान कितनी न्यूक्लियर एनर्जी का या कितनी एनर्जी का यहां पर हम रिलीज होता हुआ ऑब्जर्व करेंगे। एक्चुअली इस तरह के रिएक्शंस में होता क्या है,
कि जो ये प्रोसेस है, इन प्रोसेस के थ्रू जो हमारा पहले मास होता है, जो हमारे रिएक्टेंट का मास होता है वो ज़्यादा होता है, एंड जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो लेस मासिव होता है, और यहाँ पर मास की वैल्यू में परमानेंट डिक्रीमेंट आता है, यहाँ पर मास परमानेंटली डिस्ट्रॉय होती है, और जितने भी यहाँ पर मास की वैल्यू में कमी आती है वो मास की वैल्यू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एच पर मास एनर्जी रिलेशन गिवन बाय E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां पर डेल्टा एम हमारे चेंज इन मास या फिर मास डिफेक्ट की वैल्यू होती है, सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर किसी प्रोसेस में किसी मास को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर पाए अपन, तो जितने मास को आप परमानेंटली डिस्ट्रॉय करोगे उस मास का कन्वर्जन एनर्जी में हो जाता है, इसे हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहते हैं। और ये जो इक्वेशन थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो अगर डेल्टा एम अमाउंट के मास का डिफेक्ट है तब मिलने वाली एनर्जी हो जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो हमें यही बताना है कि यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ होगा कि जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं उनका कंबाइंड मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का जो मास होगा वो कम होगा, एंड देयर विल बी सम मास डिफेक्ट। तो यहाँ पर मुझे डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, लिथियम एंड हाइड्रोजन मिल करके टोटल कितने मास को बनाएंगे आगे इस बात को देख लेते हैं। तो लिथियम का मास मुझे कितना गिवन है, तो लिथियम का मास मुझे गिवन है 6.01690 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, एंड 1H2 का मास कितना है, इट इज 2.01471। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो देखिए मेरे को मुझे कितना मास मिलता है टोटल, इट विल बी 1, 7 + 9 विल बी 16, कैरीज 1, 6 + 4 + 1 इज 11, कैरीज 1, 30, और यहां पर मुझे मिला 8 AMU। तो ये मेरे किसका मास हुआ, ये मास हुआ मेरे रिएक्टेंट का, LHS का मेरा मास मिल गया मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे RHS की, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि हम ये देखते हैं कि अब प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो कितना होगा। तो प्रोडक्ट में हमारे पास 2 हीलियम के न्यूक्लियस हैं, तो यहां पर हमें 1 हीलियम के न्यूक्लियस का मास गिवन है। तो अगर इस वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्रोडक्ट के मास की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं कितना आ रहा है। सो हमारे 1 हीलियम के न्यूक्लियस के मास की वैल्यू है 4.00388 AMU, और क्योंकि हमारे पास 2 हीलियम के न्यूक्लियस हैं तो टोटल मास इंटू 2 करने से मिल जाएगा। तो देखते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है। सो 8 × 2 बिकम 16, कैरी इज 1, 8 × 2 = 16 + 1 बिकम 17, कैरी इज 1, 3 × 2 = 6 + 1 7, 2 × 0 is 0, 2 × 0 is 0, and 2 × 4 is 8 AMU। तो ये हमारे प्रोडक्ट के मास की वैल्यू आ गई। अब अगर आप देखें तो हमारे रिएक्टेंट के मास की वैल्यू, देखिए प्रोडक्ट के मास की वैल्यू के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, हमारा रिएक्टेंट ज्यादा मासिव है। हमारे LHS में जो टोटल मास है वो RHS की तुलना में क्या है, ज्यादा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के थ्रू मास की वैल्यू में एक परमानेंट डिस्ट्रक्शन हुआ है, मास की वैल्यू में परमानेंट कमी आई है, और जो भी कमी आई है उसका कन्वर्जन किस में हो गया है, उसका कन्वर्जन एनर्जी में हो गया है एज पर दिस रिलेशनशिप। तो यहां पर हम ये देख लेते हैं कि हमारे कितने मास की वैल्यू में कमी आ रही है, हमारा मास डिफेक्ट कितना है। चलिए काम करते हैं, इनिशियल मास को मैं M1 मान लेता हूं एंड फाइनल मास की वैल्यू को हम M2 मान लेते हैं। तो यहां पर जो भी मेरा मास डिफेक्ट का वैल्यू होगा वो M1 - M2 हो जाएगा, और यही डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर हमारे पास है 1 और यहां पर है 6, तो मैं कैरी ले लेता हूं। सो 11 - 6 विल बिकम 5, यहां पर बचा 5, और यहां 7 है तो 5 को भी एक कैरी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, 15 - 7 विल बिकम 8। अब यहां पर बचा 0 और सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, तो अब 0 भी 3 से 1 कैरी ले लेगा, देन 10 - 7 विल बिकम 3, और यहां पर बचेगा हमारे पास कितना 2, 0 - 0 विल बिकम 0, एंड यहां पर 8 - 8 विल बिकम 0। तो ये हमारा मास डिफेक्ट का वैल्यू आ रहा है। सो इतना AMU का मास डिफेक्ट है, और अब हमें यह बताना है कि कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो यहां पर हमें एक डेटा गिवन है कि 1 AMU से मिलने वाली जो एनर्जी है दैट इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यहां पर डेल्टा एम के साथ C² मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलेगा किसमें, हमें आंसर मिलेगा जूल में, एंड उसको अगर मैं वापस से
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो मुझे मिलेगा कि एक एएमयू के कॉरस्पॉन्डिंग में मिलने वाली एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इसीलिए यहां पर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि क्योंकि एक एएमयू से इतनी एनर्जी मिल रही है, तो जो मेरा मास डिफेक्ट है 0.02385 एएमयू का, इससे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो सिंपली मुझे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस मास डिफेक्ट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जज करना आसान है। यहां पर आप देखिए यहां 9 है और यहां पर 2 है। सो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 2 जा तो 18 आ रहा है, और क्योंकि 9 के बाद भी कुछ डिजिट्स हैं तो यहां पर वैल्यू 18 से बड़ी आनी चाहिए और 18 से थोड़ी बड़ी आएगी। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 18 से बड़ी वैल्यू सिर्फ ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां पर 28 भी दिख रहा है, बट वैल्यू डेफिनेटली इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इस वैल्यू का और इस मास डिफेक्ट का, वो 28 तक तो नहीं पहुंचेगा। तो ये समझ में आ रही है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो 22.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आनी चाहिए, और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैं समय बचाने पे ज्यादा बिलीव रखता हूं, और इसीलिए चीज समझ में आ रही है कि इस मास डिफेक्ट के साथ अगर मैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू 22 के आसपास आनी चाहिए। वही हमारे इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू वेसल्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइज एंड आर एट द सेम टेम्परेचर। ऑल राइट, मतलब वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। ए कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड बी कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ oxygen. P and PB are the pressures of the gases in A and B respectively, then PA upon PB is। बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? इट इज PV इक्वल्स टू nRT। तब अगर मैं आपसे ये पूछूं प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन द आंसर विल बी nRT/V। तो यहां पर हमारे पास दो वेसल्स हैं, दो कंटेनर हैं, दोनों में अलग अलग गैसेस हैं, उनका मास सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। तो पूछा है कि दोनों वेसल्स में प्रेशर के वैल्यू का रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं कहूं PA/PB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो देखिए क्योंकि दोनों ही केसेस में टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर, क्योंकि आर भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी दोनों गैसेस के लिए सेम रहेगा, और क्योंकि दोनों वेसल सेम साइज के भी हैं तो वॉल्यूम भी सेम हुआ, तो इसलिए मैं कह सकता हूं RT/V दोनों के RHS से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मुझे मिलेगा नंबर ऑफ मोल इन वेसल A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इन वेसल B। सो नाउ अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास के साथ मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देना होगा। तो अगर मैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दूं तब मुझे नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर और वेसल ए मिल जाएगा, एंड अगेन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मैं दोबारा कर दूं वेसल बी के लिए, तो वेसल बी में कितना मोल ऑफ हमारा ऑक्सीजन गैस है वो हमें मिल जाएगा। तो हमें मास की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 ग्राम, एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2 ग्राम डिवाइडेड बाय, अगेन मास ऑफ ऑक्सीजन भी 1 ग्राम है, बट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू होती है 32 ग्राम, है ना। तो इससे ये पता चल गया कि वेसल ए में नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है, वेसल बी में नंबर ऑफ मोल्स 1/32 है। तो ये रेशियो हमको देखना है, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 32/1 दैट इक्वल्स टू 16। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 16 होगा। आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 10 ohm shows a full scale deflection for a current of 3 milliampere. All right, for it to measure a current of 8 ampere the value of the shunt should be। हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है जब उससे करंट 3 मिली एम्पियर पास कर जाती है। तो कहता है कि अगर उसको 8 एम्पियर मेजरमेंट करने वाला एक एमीटर में कन्वर्ट करना है तब शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का कॉइल है और इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर को लगाना है हमें
जिसे हम कहते हैं शंट, और इसके रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R, और ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू G हमें गिवन है कितनी, हमें गिवन है 10 ओम। तो मुझे शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। नाउ अब ये कह रहा है कि जो मेरा गैल्वेनोमीटर है वो 3 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब हम हमारी गैल्वेनोमीटर की कॉइल के थ्रू करंट को 3 मिली एम्पियर से एक्सीड नहीं करा सकते। गैल्वेनोमीटर के कॉइल के थ्रू मैक्सिमम हम 3 मिली एम्पियर की करंट को ही फ्लो करा सकते हैं, और हमें मेजरमेंट करना कितना है, हमें मेजरमेंट करना है 8 एम्पियर। तो होगा ऐसा कि 8 एम्पियर से 3 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करेंगे, एंड जो भी बची हुई करंट होगी वो हम पास करेंगे हमारे शंट से। तो गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए, इट शुड बी 3 मिली एम्पियर, एंड रिमेनिंग करंट कहां से पास करनी चाहिए, हमारी शंट से पास करनी चाहिए, है ना। लेकिन 8 एम्पियर से अगर मैं 3 मिली एम्पियर को सब्ट्रैक्ट कर भी दूं तो वैल्यू में बहुत एप्रिशिएबल बदलाव नहीं आएगा, और इसीलिए मैं शंट से करंट की वैल्यू को 8 एम्पियर ही ले लेता हूं। 3 मिली एम्पियर सब्ट्रैक्ट करने का कोई खास रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ही छोटा सा आने वाला है, और इसीलिए यहां पर हम बेसिकली 8 एम्पियर से 3 मिली एम्पियर को सब्ट्रैक्ट न करके 8 एम्पियर को ही ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिया जा सकता है। अब क्योंकि दोनों ही शंट एंड गैल्वेनोमीटर की कॉइल पैरेलल में कंबाइंड है, इसीलिए इनके पास क्या सेम होना चाहिए। तो आप बताइए कि अगर दो एलिमेंट्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करें, शंट यहां पर गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो जब भी दो एलिमेंट्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब उनके लिए क्या सेम होता है, उनके लिए सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पास रहने वाली पोटेंशियल डिफरेंस इस शंट के पास रहने वाले के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the coil of the galvanometer, it will be equal to 3 milli into R, that is 10 must be equal to। now अब हमारे शंट से पास होने वाली करंट है 8, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R मुझे बतानी है सच दैट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। सो R विल बी इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 8। इस 8 को मैंने डिवाइड कर दिया। So now this can be written as 15/4, which is 3.75 into 10 to the power -3 ohm। और यही इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, हमें बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर है जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, और उसने एक इमेज फॉर्म किया जो ऑब्जेक्ट की साइज का हाफ है। तो कहता है कि उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए हमें एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, एंड एक कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहां पर R की वैल्यू हमें गिवन है +30 सेंटीमीटर। तब उस हिसाब से फोकल लेंथ हो जाएगी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, जो यहां पर मैंने लिया। और एक रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करती है जो साइज में छोटा होता है। आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाती है, इरेक्ट बनाती है और छोटी बनाती है, और इसी कारण से हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू के लिए हम गाड़ियों में यूज करते हैं। तब यहां पर हमें बोला है कि जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। परफेक्ट। तब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, HI/HO इक्वल्स टू 0.5। Isn't it true? और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही तो हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, और यहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाता है जो हमेशा इरेक्ट होती है। और यहां पर मैग्निफिकेशन को निकालने का एक और फॉर्मूला है दैट इज -V/U।
माइनस वी बाई यू से हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू को निकालते हैं। जनरली मिरर के केस में दो ही फॉर्मूले हैं जो मोस्ट फेमस हैं, एक तो है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू एंड सेकेंड है हमारा मिरर फॉर्मूला दैट इज 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। यही दो फॉर्मूले हमारे पास मिरर के केस में जिनकी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला और है जो कि फोकल लेंथ होता है आर बाई टू, बस इन्हीं की मदद से हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तब यहां पर हमें u की वैल्यू पूछी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है, तो मुझे u बताना है। तो अगर u बताना है तो मेरा यहां पर v से तो कोई काम है नहीं एंड f मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो क्योंकि मुझे f की वैल्यू मालूम है, u की जरूरत है और v मेरे कोई काम का नहीं है, मैं v को हटा देना चाहता हूं, मैं v को यहां से हटा देना चाहता हूं। तो आप बताइए ना इस एक्सप्रेशन से v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम यू, और इसीलिए काम करते हैं अपन v को हटाते हैं। सो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी की जगह में लिख सकता हूं मैं माइनस एम यू एंड 1 बाई एफ को अपनी जगह पर रहने दो। इससे क्या हुआ, जो मुझे मालूम भी नहीं था और जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी उसको मैंने हटा दिया। अब इन दोनों ही टर्म से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही टर्म से 1 बाई यू कॉमन है, तो अगर मैं 1 बाई यू को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई एम इन इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो फाइनली u निकालने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो u विल बी इक्वल टू f टाइम्स 1 माइनस 1 बाई एम, और इसे सॉल्व करते मुझे आंसर मिल जाएगा। तो f की वैल्यू हो गई प्लस 15 इंटू 1 माइनस 1 बाई एम की जगह में 0.5, 1 बाई 0.5 इज 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू 15 इज माइनस 15 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। सो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को होना चाहिए। ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। माइनस का बस इतना मतलब है कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक रियल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बाहर है एंड रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आता है, और इसीलिए ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज अ फोकल लेंथ of 20 centimeter in air. Its focal length when immersed in a liquid of refractive index 1.6 will be. चलिए समझाते हैं। यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लेंस मेकर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। लेंस मेकर फॉर्मूला एक लेंस के फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं एंड लेंस मेकर फॉर्मूले की इक्वेशन है 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। इस इक्वेशन को हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। यहां पर म्यू 2 लेंस के मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, म्यू 1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है, R1 फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, R2 सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और ये हमारा फॉर्मूला होता है जिससे हमें 1 बाय एफ की वैल्यू मिलती है, जहां पर एफ होती है हमारे लेंस की फोकल लेंथ। परफेक्ट। अब नाउ पहले जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था वो एयर में था, उसकी फोकल लेंथ थी 20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, और जैसे ही उसको हमने एक लिक्विड में डुबा दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तब उसके में उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी हमें बताना है। आसान सा सवाल है। तो नाउ एयर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एफ की जगह में मैं पुट कर देता हूं 20 इक्वल टू म्यू 2 जो कि मेरे लेंस के मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। फर्स्ट केस में एयर में था तो म्यू 1 हो गया 1, माइनस 1 अपनी जगह पर है, इंटू 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 को वैसे का वैसे रख देते हैं। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में हमने इस लेंस को एक लिक्विड में डुबाया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तब उस केस में फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, लेट अस से f। तो यहां पर मेरा f मुझे बताना है। एक्चुअली लेंस के फोकल लेंथ की वैल्यू मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, जो इस बात को आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हो। म्यू 1 हमारे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है जिसमें लेंस रखा जाता है, तो अलग अलग मीडियम के लिए म्यू 1 की अलग अलग वैल्यू आएगी और म्यू 1 की अलग अलग वैल्यू आएगी, तो एफ की भी अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर हम बात करें मिरर की, तो मिरर की जो फोकल लेंथ होती है
वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। आप एक मिरर को एयर में रखो, पानी में रखो, ऑयल में रखो या फिर किसी अदर मीडियम में रखो, मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम के बदल जाने के साथ मिरर की फोकल लेंथ में कोई बदलाव नहीं आता। किसकी फोकल लेंथ बदलती है? बदलती है लेंस की। लेंस की फोकल लेंथ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। अब मुझे जिस लिक्विड में फोकल लेंथ बताना है वो हो गया फोकल लेंथ एफ, जो मुझे बताना है। म्यू2 की जगह में अभी भी क्या रहेगा? 1.5। अब म्यू1 की जगह में लिख देता हूं लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमें 1.6 गिवन है, -1 अपनी जगह पर रहने दो। एंड क्योंकि वही लेंस को यूज किया गया है तो 1/r1 - 1/r2 सेम टू सेम मेंटेन रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और क्योंकि मुझे f की वैल्यू बताना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने से क्या होगा, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, तो हमारा सारा अननोन हट जाएगा और जो निकालना है हमें मिल जाएगा। तो काम करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करते हैं। तो 1/20/1/f में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड को तो f ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, तो मुझे मिलने वाला है f/20। दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों फैक्टर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में आएगा RHS के 1.5 - 1 दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय यहां पर मिलने वाला है 1.5 - 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6। मैं एलसीएम ऑलरेडी ले चुका हूं थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करने के लिए। सो फाइनली f की वैल्यू आ जाएगी 0.5। जब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा तो 1.6 पहुंच जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 1.5 - 1.6 इज -0.1। इन f के लिए मुझे 20 मल्टीप्लाई करना मेरा बाकी है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, नाउ एक डेसिमल आपस में मैं कैंसिल कर देता हूं। सो -1.6 into 5 becomes 8 into 20. So finally the answer is -160 सेंटीमीटर। एंड -160 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। यहां पर फोकल लेंथ का नेगेटिव आने का क्या मतलब है आपको पता है? यहां पर फोकल लेंथ के नेगेटिव आने का यह मतलब है कि जो लेंस एयर में एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रही थी, अब उस लेंस का बिहेवियर लिक्विड में कॉनकेव लेंस की तरह है। लेंस ने अपनी प्रॉपर्टी ही चेंज कर दी है। यहां पर जो मेरा लेंस कॉन्वेक्स था, नाउ इट हैज बिकम अ कॉनकेव लेंस इन द लिक्विड। अगर आप किसी लेंस को एक ऐसे लिक्विड में इमर्स कर रहे हो जिस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, लेंस अपने बिहेवियर को बदल देता है, वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाता है और कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाता है। जो यहां पर हम देख सकते हैं, अभी जो मैंने चश्मा पहना है ये एयर में पहना है और इसकी जो भी फोकल लेंथ है वो एयर में है। अगर इस चश्मे को पानी में डुबा दें तो इसकी फोकल लेंथ इसकी पावर से बदल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर वेरीज विद टाइम एज I इक्वल्स टू I0 प्लस बीटा टी, where I0 equals to 20 ampere and beta equals to 3 ampere per second. The amount of electric charge crossed through a section of the wire in 20 seconds is. देखिए आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको जितनी भी बातें अब तक पढ़ाई उसमें एक बात को मैंने कई बार कही कि अगर आपके द्वारा डील की जाने वाली क्वांटिटी यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तब आप एल्जेब्रा लगा देना। बट अगर आपको दी गई क्वांटिटी एक वेरिएबल है, अगर वो बदलती जा रही है, तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर बार कैलकुलस की मदद लेना। और क्योंकि यहां पर आप देखिए गिवन करंट टाइम का एक फंक्शन है, तो समय के बदल जाने के साथ करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बदल जाएगी। और इसीलिए यहां पर मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। हम जानते हैं कि Q की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ I dt। करंट I होता है dq by dt, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। I इक्वल्स टू dq by dt, तो Q क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ I dt। चलो I की वैल्यू पुट करते हैं। सो I की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, I0 प्लस बीटा टी, तो I0 की वैल्यू हो गई 20 प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 3, टी अपनी जगह पर है, dt रहने दिया जाए। और हमको इन 20 सेकंड बोला है तो लोअर लिमिट टाइम की 0 हो गई, अपर लिमिट 20 हो गई। इसे सॉल्व करते हैं आंसर मिल जाएगा। सो इंप्लाइज दैट Q इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करते हैं तो इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 20 dt फ्रॉम 0 to 20 प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt फ्रॉम 0 to 20। इसमें अगर आप देखें तो 20 कांस्टेंट है बाहर, बचा dt के इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 20 माइनस 0 विल बिकम 20 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, t dt के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 20। दिस विल बी इक्वल टू 20 इंटू 20 बिकम्स 400 प्लस 3/2 इंटू 3/2 हमारा अलग कर दिया। अब t की जगह में पुट करेंगे 20, फिर t की जगह में पुट करेंगे 0, सो 20 स्क्वायर विल बिकम 400 माइनस 0 रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 400 बाय 2 becomes 200, 200 into 3 becomes 600, 600 plus 400 becomes 1000 कूलम, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1000 कूलम ऑप्शन 4 होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 divisions to 5 division when a shunt of 24 ohm is applied. The resistance of galvanometer coil will be। देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो 25 डिवीजन से 5 डिवीजन की तरफ आ जाती है। कब? जब इसके साथ एक शंट को कनेक्ट किया जाता है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 24 ओम। सो इस शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 24 ओम गिवन है, और हमें यह बताना है कि अगर गैल्वेनोमीटर के कॉइल में आने वाले डिफ्लेक्शन की वैल्यू अगर 25 से 5 हो जाती है तब इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं G मान लेता हूं एंड शंट के रेजिस्टेंस को अपन R मान लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्यों गैल्वेनोमीटर के कॉइल में आने वाला डिफ्लेक्शन 25 से 5 हुआ होगा। आप सोचिए, खुद सोचिए। एक्चुअली क्या था कि पहले कोई शंट कनेक्टेड था नहीं। अब कोई शंट कनेक्टेड था नहीं तो जितनी भी आप करंट पास करवा रहे थे वो पूरी की पूरी करंट गैल्वेनोमीटर से पास कर रही थी, और इसके कारण गैल्वेनोमीटर के कॉइल में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था। जैसे आपने शंट कनेक्ट किया, शंट के कनेक्ट करने से करंट का एक पार्ट शंट की तरफ चला गया और बचा हुआ पार्ट गैल्वेनोमीटर से पास किया, और क्योंकि अब करंट का यहां पर डिवीजन हो रहा है और क्योंकि यहां पर करंट बढ़ रही है, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट अब पहले की तुलना में कम है, और इसी कारण से अभी जो आने वाला डिफ्लेक्शन होगा वो पहले की तुलना में कम होगा, है ना। आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मान लिया जाए कि पहले मेरा शंट कनेक्टेड नहीं था और गैल्वेनोमीटर से करंट आई फ्लो कर रही थी, ठीक, और आई करंट पूरी की पूरी गैल्वेनोमीटर से पास कर रही थी, तब उसके कॉइल में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और जो डिफ्लेक्शन आया वो था 25 डिविजन्स का। जैसे ही आपने शंट कनेक्ट किया, इस जंक्शन पे करंट बढ़ गई, करंट का एक हिस्सा गैल्वेनोमीटर से पास किया, बचा हुआ हिस्सा शंट से निकल गया, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर की कॉइल से फ्लो होने वाली करंट पहले की तुलना में कम है, डिफ्लेक्शन भी तो कम ही आएगा ना। अब टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन कम आएगा। तो कह रहा है कि इस केस में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलिए समझाते हैं। तो डिवीजन पहले कितना आ रहा था? पहले आ रहा था कितने का? 25 का। अब आ रहा है कितना? अब आ रहा है 5। इसका यह मतलब है कि अगर हम कहें तो टोटल करंट का अब 5/25 टाइम्स करंट अब फ्लो हो रही होगी। कहां से? गैल्वेनोमीटर के थ्रू, एंड 20/25 आई करंट फ्लो हो रही होगी किसके थ्रू? शंट के थ्रू। ऑब्वियस बात है कि मैंने क्या किया, करंट का 25 पार्ट ले लिया। अगर मान लो करंट आई थी तो इस करंट का मैंने 25 पार्ट किया, और उसका 5 पार्ट अभी हमारे कॉइल से फ्लो कर रही है और बचा हुआ 20 पार्ट हमारे शंट से फ्लो कर रहा है। और क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में दोनों के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और उसीलिए हम लिख सकते हैं I1R1 इक्वल्स टू I2R2। तो नाउ शंट के लिए मैं लिख सकता हूं करंट की जगह में 20/25 आई, आर की वैल्यू 24 गिवन है। शंट के लिए तो हो गया। अब गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई? गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट हो गई 5/25 टाइम्स ऑफ आई, एंड R2 की वैल्यू हमें G बतानी है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। सो I/25 आपस में कैंसिल हो गया। सो फाइनली G की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो 20/5 विल बिकम 4 इंटू 24 विल बिकम 96 ओम,
और इसीलिए गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑप्शन फोर्थ 96 ओम होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg स्लाइड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। If the coefficient of friction between the surfaces is 0.4, then the work done against friction is all right। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो नाउ यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस गिवन है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक 100 kg की बॉडी को मूव करवाया गया बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ और अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू गिवन है दैट इक्वल्स टू 0.4। म्यू की वैल्यू हमें 0.4 गिवन है, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना वर्क किया गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, वर्क बाय फ्रिक्शन निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। तो किसी भी फोर्स के लिए किया हुआ वर्क का फॉर्मूला होता है एफ आर कॉस थीटा। अगर फोर्स यूनिफॉर्म हो तो, अगर फोर्स कांस्टेंट नेचर का है तब वर्क की वैल्यू हम एफ आर कॉस थीटा से निकालते हैं, जो यहां पर मैं निकाल सकता हूं। तो नाउ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू नॉर्मल। आर अपनी जगह पर है, कॉस थीटा भी अपनी जगह पर है। तो नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है हमें? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। हॉरिजॉन्टल सरफेस में इन द अब्सेंस ऑफ एनी अदर वर्टिकल फोर्सेस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही होगी। जितना इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही इस बॉडी पे लगने वाली नॉर्मल फोर्स होगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है तो नॉर्मल फोर्स भी mg के बराबर हो गया। और यहां पे नॉर्मल की जगह में मैं 100 इंटू 10 लिख देता हूं, कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ g टू बी 10। डिस्प्लेसमेंट कितना आया यहां पर हमारा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 10 मीटर। एंड जहां तक थीटा का सवाल है, तो अगर बॉडी को मैं राइट की तरफ लेकर के जा रहा हूं तो फ्रिक्शन डेफिनेटली कहां लगनी चाहिए? लेफ्ट की तरफ लगनी चाहिए। यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज करेगी, और इसीलिए क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में लगने वाला एंगल 180 डिग्री है, यहां पर cos 180 मुझे लिखना चाहिए। नाउ फाइनली cos 180 के लिए माइनस साइन आ जाएगा। चलिए डेसिमल के साथ में एक जीरो कैंसिल कर देता हूं। सो नाउ 4 इंटू 100 बिकम्स 400, 400 इंटू 10 बिकम्स 4000। तो माइनस 4000 जूल का वर्क किसने किया? फ्रिक्शन ने किया। फ्रिक्शन के लिए हुआ वर्क माइनस 4000 जूल है, और क्योंकि यहां पर वर्क हमें अगेंस्ट फ्रिक्शन करना है, तो फ्रिक्शन ने जितना वर्क किया है नेगेटिव, उतना ही हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर हम जो वर्क करेंगे, अगर हम अपने आप को एक्सटर्नल माने, देन आंसर विल बी 4000 जूल। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टू चार्जेस ऑफ 5q and -2q are situated at points 3a, 0 and -5a, 0 respectively. The electric flux through a sphere of radius 4a having center at origin is। देखिए बहुत आसान सा सवाल है ये भी। ये हमारी origin है। हमें कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक 5q है और एक -2q है, जिनकी पोजीशंस हमें गिवन है 3a, 0 एंड -5a, 0। चलिए तो ये मेरा ओरिजिन रहा। तो 3a, 0 ऑब्वियसली कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं 3a, 0, और यहां पर प्रेजेंट चार्ज हो गया हमारा 5q। दूसरा चार्ज है -5a, 0 पे। तो ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट हो गया, मान लिया -5a, 0, जहां पर रखे हुए चार्ज की वैल्यू है -2q। अब कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a हैविंग सेंटर एट ओरिजिन इज। तो हमको कह रहा है कि यहां पर एक स्फीयर इमेजिन करो सच दैट जो स्फीयर है उसके रेडियस की वैल्यू 4a होनी चाहिए। तो अगर रेडियस की वैल्यू 4a है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो -2q चार्ज है वो इस स्फीयर के बाहर होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 4a गिवन है, और ये -5a की दूरी पे है। दूरी तो 5a है, नेगेटिव का मतलब ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। और क्योंकि ये चार्ज स्फीयर के बाहर है, इसका इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूशन होगा 0।
और क्योंकि इस पार्टिकल की दूरी ओरिजिन से 3a है एंड रेडियस 4a है, तो ये जो 5q अमाउंट का आप चार्ज देख रहे हो ये डेफिनेटली स्फीयर के अंदर आएगा। एंड एज पर द गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आउटसाइड चार्जेस का इस पर्टिकुलर स्फीयर से पास होने वाले फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूशन होगा 0। ओनली इनसाइड चार्जेस, ओनली एनक्लोज्ड चार्जेस ही फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसीलिए क्यू इन की जगह में मुझे पुट करना चाहिए 5q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर रहेगा। और यही इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफराड is charged to a potential of 12 volt and connected to a 6.4 millihenry inductor to produce oscillations. The maximum current in the circuit would be, ये LC oscillation से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग करंट का एक आर्टिकल है LC oscillation, और उसी में बेसिकली हम इन बातों को समझते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है कि जब एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है तब एनर्जी कैपेसिटर एंड इंडक्टर के बीच में ऑसिलेट करती है। पहले तो एनर्जी हमारे कैपेसिटर के पास थी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इस कैपेसिटर को हम इस इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तब कैपेसिटर अपनी एनर्जी को इंडक्टर की तरफ सप्लाई करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड, और धीरे धीरे सारी एनर्जी कैपेसिटर से पास हो जाती है इंडक्टर की तरफ। फिर अगले पार्ट में फिर क्या होता है कि फिर इंडक्टर एनर्जी को वापस से सप्लाई करती है कैपेसिटर को, फिर कैपेसिटर से एनर्जी वापस से आती है इंडक्टर की तरफ, और इस तरीके से एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर ऑसिलेट करती जाती है। और इसी के साथ जो चार्ज होता है कैपेसिटर का वो भी ऑसिलेट करता है, करंट भी जो होती है वो ऑसिलेट करती है। और इस तरह से यहाँ पे जो एक फेनोमेना से डेवलप होता है उस फेनोमेना को हम कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। यहां पर मैक्सिमम करंट पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम करंट निकालने का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम करंट को निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू ओमेगा। यह फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू को निकालते हैं। आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहां पर क्यू की जगह भी मुझे क्यू नॉट लिखना चाहिए, एंड क्यू नॉट यहां पर होता है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। अगर आप कैपेसिटर के पास रहने वाली मैक्सिमम चार्ज के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देते हो तब इस केस में मिलने वाला जो वैल्यू होता है वही हमारी मैक्सिमम करंट की होती है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाउ क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो शुरुआत में उसका पोटेंशियल डिफरेंस था 12 और कैपेसिटेंस की वैल्यू थी 100 माइक्रोफराड, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, सीवी हो जाएगा। तो यहां पर मुझे सीवी लिख देना चाहिए, ओमेगा अपनी जगह पर है, एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। तो सी की वैल्यू हो गई कितनी यहां पर, इट इक्वल्स टू 100 माइक्रोफराड। V की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, दैट इज 12 वोल्ट, एंड ओमेगा को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/√LC। मैं आपको बता दूं ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/√LC, जहां पर L हमारे इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू होती है एंड C हमारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। बस प्रॉब्लम को सॉल्व करते आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 12 into 10 to the power minus 4 into 1/√। अब L की वैल्यू कितनी दी है हमें, गिवन है 6.4 मिली मीन्स 10 to the power minus 3, एंड C की वैल्यू ऑलरेडी हम जान रहे हैं, इट इज 100 माइक्रोफराड, दैट इज 10 to the power minus 4 फराड। चलिए सॉल्व करते हैं। एक काम करता हूं, इस डेसिमल को मैं शिफ्ट करता हूं 10 to the power minus 3 के पास, तो हो जाएगा 10 to the power minus 4। 10 to the power minus 4 इंटू 10 to the power minus 4 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 10 to the power minus 4, जो कि न्यूमरेटर में जाकर के कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा डेसिमल भी कैंसिल हो चुका है। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में बचा है √64, एंड √64 की वैल्यू कितनी होती है 8। तो फाइनली मुझे मिलने वाला है 12/8, दैट इक्वल्स टू 3/2, दैट इज 1.5 एम्पियर। और इसीलिए 1.5 एम्पियर ऑप्शन 2 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट
द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड इज 3 वोल्ट. ऑल राइट, what is the value of IZ, that is current through the Zener diode. हमको ये बोला गया है कि यहां पर जो हमारा एक जेनर डायोड आपको दिख रहा है, इस जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू है 3 वोल्ट. आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जेनर डायोड को हमेशा हम रिवर्स बाइस्ड मोड में यूज करते हैं और एक प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है. जनरली एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस को हम जेनर डायोड की मदद से प्रोटेक्ट करते हैं. तो जब तक हमारे जेनर डायोड के अक्रॉस रहने वाला वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से छोटा है, तब तक ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है और हमारी सारी करंट का सप्लाई हमारे लोड के थ्रू होता जाता है. जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करती है, तब ये हमारा शॉर्ट हो जाता है, तब ये ऑपरेट करना चालू करता है और ये इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज उतना ही मेंटेन करता है जितना हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है. लेकिन उस दौरान जो भी एक्स्ट्रा करंट होती है वो जेनर डायोड अपने थ्रू फ्लो करवा लेता है. ठीक, यहां तक कि आपको बात समझनी चाहिए. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं जेनर डायोड और ये जो लोड है, दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह का हुआ है, तो दोनों को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. जिस भी किसी लोड को आपको प्रोटेक्ट करना होता है, उस लोड के साथ हम जेनर डायोड को पैरेलल में लगाते हैं इन रिवर्स बाइस्ड मोड. प्रोटेक्शन पर्पस के लिए इस तरह से इसको यूज किया जाता है. और क्योंकि हमारा जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है, तब अगर आपसे मैं ये पूछूं ब्रेकडाउन में इस 2 किलो ओम के रेजिस्टर से कितनी करंट पास करेगी, तो क्या आप करंट बता पाएंगे? करंट I विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 किलो, दैट इक्वल्स टू 1.5 मिली एम्पियर. इजंट इट ट्रू? अगर मेरा जेनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है, तब जेनर डायोड कितना वोल्टेज मेंटेन करेगी? इट विल मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट. तो 3 वोल्ट अगर जेनर डायोड के पास है, तो 3 वोल्ट हमारे C एंड D के बीच में कनेक्टेड रजिस्टर के पास भी होना चाहिए और 3 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में 2 किलो ओम से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हो जाएगी 1.5 मिली एम्पियर. अब यहां पर देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इक्वल्स टू 3 वोल्ट. परफेक्ट. अब मैंने अप्लाई कितना किया है? मैंने अप्लाई किया 10 वोल्ट. 10 वोल्ट में इन दोनों के पास कंबाइनली चला गया 3 वोल्ट, तो बचा कितना? बचा 7 वोल्ट. हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है. इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, और इसीलिए इस 10 वोल्ट का इस 1 किलो ओम के रजिस्टर और इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस डिवीजन होने वाला है. ये दोनों कंबाइनली इसके साथ सीरीज में है, और क्योंकि इनको कंबाइनली 3 वोल्ट मिला है, इससे मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली 7 वोल्ट होना चाहिए. तो 7 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आप 1 किलो ओम में करंट फ्लो कराओ, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 7 अपॉन 1 किलो, दैट इक्वल्स टू 7 मिली एम्पियर. तब मैं अगर आपसे पूछूं जंक्शन ए की तरफ कितनी करंट आ रही है, तो जंक्शन ए की तरफ आने वाली करंट है 7 मिली एम्पियर, बट हमारे लोड से पास होने वाली करंट कितनी है? इट इक्वल्स टू 1.5 मिली एम्पियर. 7 मिली एम्पियर की करंट आई, लोड से पास कर रही है 1.5 मिली एम्पियर. एक्स्ट्रा करंट कहां गया? एक्स्ट्रा करंट होगी 7 मिली एम्पियर माइनस 1.5 मिली एम्पियर, दैट इक्वल्स टू 5.5 मिली एम्पियर. और यही करंट हमारे जेनर डायोड से फ्लो होनी चाहिए, और इसीलिए जेनर डायोड से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू होगी 5.5 मिली एम्पियर. ऑप्शन 2 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ अ बॉडी विल हैव सेम वेट, टेक रेडियस ऑफ अर्थ एज r. चलिए मैं समझाता हूं. कहता है कि कितनी दूरी पे, मतलब जितनी दूरी आप अर्थ के सरफेस से ऊपर ले रहे हो, एग्जैक्टली उतनी ही दूरी नीचे भी लेनी है, सच दैट बॉडी विल हैव द सेम वेट. अच्छा, अगर एक बॉडी को आप कहीं भी रख देते हो, तो क्या बॉडी का मास कभी बदलेगा क्या? देन द आंसर विल बी नो. बॉडी के मास की वैल्यू कभी भी ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती. मास एक अलग कॉन्सेप्ट है. मास रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज कंटेंट इनसाइड अ बॉडी और इन अ बॉडी. और मास कभी भी ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती. ग्रेविटी पे डिपेंड कौन करता है? बॉडी का वेट. बॉडी के वेट की वैल्यू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है. और क्योंकि दोनों केसेस में बॉडी का सेम वेट होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि सेम बॉडी के लिए सेम वेट अगर मेंटेन करना हो, तो डेप्थ में भी एंड हाइट में भी
दोनों केसेस में, अबव भी बिलो भी, दोनों ही केसेस में एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं दोनों साइड मास मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट की वैल्यू सेम हो जाएंगी। तब हमको बोला है कि कितनी दूरी पे अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ बॉडी विल हैव सेम वेट। इसका ये मतलब रहा द बॉडी विल एक्सपीरियंस सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको सेम वेट मेंटेन कराना है तब डेफिनेटली बॉडी उन जगहों पे सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करनी चाहिए, तब जाकर के उनके वेट की वैल्यू सेम होगी। तो चलिए, तो जीवन को एक काम करते हैं, अभव के लिए मान लेते हैं, जी2 को मान लेते हैं बिलो के लिए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए, तो अभव के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, क्या आपको याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ? फॉर्मूला है g अपॉन 1 प्लस h बाई आर टू द पावर 2। ये फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एंड डेप्थ के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने का फॉर्मूला होता है g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। The variation of acceleration due to gravity with depth is given by g into 1 minus d by r, and with height it is given by g upon 1 plus h by r to the power 2। और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां पर g क्या है मेरा, यहां पर g है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर बचेगा 1। अब कहता है कि कितनी दूरी पे, और ये जो दूरी लेनी है सरफेस से ऊपर जितनी लेनी है नीचे भी उतनी लेनी है, और इसीलिए यहां पर h एंड d दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए, और इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं x मान लेता हूं। तो फाइनली मैं आगे और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस x बाई आर टू द पावर 2 इक्वल्स टू 1 माइनस x बाई आर। जितना ऊपर उतना नीचे, टू हैव सेम वेट और सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम अब सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। दिस कैन बी रिटन एज 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू 1 प्लस एक्स बाई आर टू द पावर 2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर हम बायनोमियल थ्योरम को यूज नहीं करेंगे। रीजन ये है कि हम ये नहीं जानते कि x की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल आएगी या फिर लार्ज आएगी, और इसलिए यहां पर बायनोमियल थ्योरम को हमको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। हम कन्वेंशनली मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू, चलिए हम 1 प्लस एक्स बाई आर के स्क्वायर को एक्सपांड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई आर के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2x बाई आर। अब इन दोनों ही फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने से 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एक्स बाई आर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलता है, मिलेगा हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2x अपॉन आर। अब माइनस एक्स बाई आर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस एक्स बाई आर माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब माइनस प्लस अगेन माइनस एक्स इंटू 2x बिकम्स 2x स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर विल बिकम आर स्क्वायर। तो यहां तक की बातें तो एकदम क्लियर है कि यहां तक एकदम परफेक्ट है। अब देखिए अगर मैं देखूं तो दोनों साइड कुछ कुछ बातें कैंसिल हो रही हैं, 1 और 1 तो कैंसिल हो ही गया। पूरे डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो r कॉमन है एंड पूरे न्यूमरेटर में x कॉमन है, तो मैं x बाय r को कॉमन ले लेता हूं। मेरे पास वैसे अभी LHS में क्या बचा, LHS में बचा है मेरे पास 0। तो एक काम करते हैं अपन x बाय r को कॉमन लेकर के 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनली मुझे मिलना तो 0 ही है, तो 0 विल बी इक्वल टू, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम एक्स बाई आर। नाउ एक्स बाई आर तो इन दोनों से भी कॉमन गया है, तो 2 माइनस 1 विल बिकम प्लस 1। परफेक्ट। अब बात करते हैं यहां से एक्स बाई आर कॉमन गया था तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस यहां से भी एक्स बाई आर कॉमन गया था तो बचेगा 2x बाई आर। और यहां पर मैं ये भी देख सकता हूं x बाई आर है यहां पर माइनस 2x बाई आर है, जो फाइनली क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 0 इक्वल टू, मैं इसे ऐसा लिखता हूं
x by r minus 2x by r becomes minus x by r plus 1 minus x square upon r square. Perfect. Implies that r square का एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है, 0 इक्वल टू आर स्क्वायर. अगर मैं एलसीएम लूं तो यहां बचेगा माइनस एक्स आर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इंप्लाइज दैट. अब नेक्स्ट स्टेप में काम करते हैं, आर स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी माइनस एक्स आर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो ये फाइनली मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो मेरा आंसर होगा x के लिए, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा. तो x के वैल्यू को निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं. सो माइनस बी, तो माइनस बी हो जाएगा माइनस आर देन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर विल बिकम आर स्क्वायर minus 4ac. So 4 into 1 is 4 into minus r square is minus 4r square, that becomes plus 4r square. ऐड होकर के डिवाइडेड बाई 2a, तो a की वैल्यू यहां पर 1 है तो यहां पर 2 डिवाइड हो जाएगा. तो फाइनली देखिए यहां पर माइनस साइन परमिटेड नहीं है. क्यों माइनस साइन परमिटेड नहीं है? माइनस साइन इसीलिए परमिटेड नहीं है कि उस केस में x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और इसी कारण से यहां पर सिर्फ प्लस साइन परमिटेड है, माइनस साइन यहां पर परमिटेड नहीं होनी चाहिए. तो फाइनली अपन जज कर लेते हैं आंसर क्या होगा. आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं, मैं यही नीचे आंसर लिख देता हूं फाइनली आपको समझाने के लिए. तो x विल बी इक्वल टू माइनस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर बिकम्स 5 आर स्क्वायर के रूट की वैल्यू हो जाएगी रूट 5 आर एंड डिनोमिनेटर में 2 हमारा बचा रहेगा. और फाइनली अगर आप चेक करेंगे देन रूट 5 आर माइनस आर बाई 2 ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई वेर वी इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5 वोल्ट and I equal to 20 plus minus 0.2 ampere, the percentage error in the measurement of resistance R is. ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एरर से बिलोंग करता है, यूनिट एंड मेजरमेंट के एक आर्टिकल है एरर, जहां पर हम इन बातों को सीखते हैं. तो अगर आपके द्वारा जो भी एक्सप्रेशन डील किया जा रहा है अगर वहां पर डिवीजन हो, तब डिवीजन के दौरान हम परसेंटेज एरर को सम करते हैं गिवन क्वांटिटीज का, और उनके एडिशन से हमें जो हमारा रिजल्टेंट होता है उसका हमें परसेंटेज एरर मिलता है. मैं आपको एक बार फिर से अपनी बात को समझाता हूं. अगर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप प्रोडक्ट या फिर डिवीजन टाइप हो, तब जिन क्वांटिटीज का आपने डिवीजन या फिर प्रोडक्ट किया हुआ होता है उनके परसेंटेज एरर का सम रिजल्टेंट के परसेंटेज एरर के बराबर होता है. मतलब मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, जो मेरा रिजल्टेंट इस केस में, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100. आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि यहां पर डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 बिकम्स द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 बिकम्स द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट. दोनों के परसेंटेज एरर का जो सम होगा वो हमारे रेजिस्टेंस के परसेंटेज एरर के इक्वल होगा. हमेशा एरर को जोड़ा जाता है, भले वो प्रोडक्ट टाइप हो या फिर डिवीजन टाइप हो. यहां पर हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं. तो हमारे वोल्टेज के मेजरमेंट में एरर कितना है? इट इज 5 आउट ऑफ व्हाट वैल्यू 200 इंटू 100 प्लस करंट के मेजरमेंट में हमारी गलती रही है, एरर रहा है 0.2 एम्पियर का, आउट ऑफ टोटल करंट 20 इंटू 100 अपना रहने दिया जाए. सो नाउ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5/2 becomes 2.5 प्लस 100/20 becomes 5 into 0.2 becomes 1. So finally the answer will be 3.5%. 3.5% ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन ए के लास्ट सवाल की तरफ. क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन जूल ऑफ अ पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन एज u इक्वल टू 2x² प्लस 3y क्यूब प्लस 2z. Here x, y and z are in meter. The magnitude of x component of force,
द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट P इक्वल टू 1,2,3 मीटर इज। बहुत ही आसान सा सवाल, लिटिल कॉन्सेप्चुअल बट इजी है। मैं आपको बता दूं कि आप पोटेंशियल एनर्जी की मदद से कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हो, और इसे मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में काफी डिटेल में सिखाया भी है। देखिए यहां पर Fx को निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर आपको फोर्स की x कंपोनेंट चाहिए देन इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, जहां पर हमें u को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। यहां पर हमें u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं y एंड z को हम कांस्टेंट लेंगे। सिमिलर वे में अगर आपको y कंपोनेंट पूछा जाता तब हम लिखते माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और अगर z कंपोनेंट भी पूछा जाता तब हम लिखते माइनस डेल यू बाई डेल जेड। हम यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं टू फाइंड द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड z कंपोनेंट ऑफ फोर्स रेस्पेक्टिवली, और बस यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट कर देना है। सो माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ u, एंड u की वैल्यू कितनी है, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। दिस विल बी इक्वल टू, तो 2x स्क्वायर माइनस तो चलिए बाहर अपना रहने दीजिए, 2x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x प्लस 3y क्यूब का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y एंड z को कांस्टेंट लूंगा। सिमिलरली 2z का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फाइनली मुझे फोर्स की वैल्यू मिल गई, इट इज -4x। और किस पॉइंट में हमें फोर्स पूछा है, हमें पूछा गया एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3, तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, z कोऑर्डिनेट 3, और एक्सप्रेशन में सिर्फ x कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट आ रही है, हमें y z की जरूरत नहीं पड़ रही, तो सिंपली हमें x की जगह में 1 पुट कर देना चाहिए। तो यहां पर x की जगह में 1 पुट कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू -4 न्यूटन, और -4 न्यूटन तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है।